हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज की वीडियो में जिन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, उनमें जो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड। तो ये शेयर करते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आज, क्योंकि आज जब मुझे ये मैसेज मिला है तो जो अभी तक नहीं हुआ था, जो मैंने पर्सनली मतलब अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसा कुछ हुआ है और मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली वो उनकी बेटी ने मुझे मैसेज किया है और मेरे ख्याल से उनके फादर जो है वो काफ़ी एजड हैं, 50 से अबव उनकी एज है। और उनका उनका जो बॉडी था ना, उनका बॉडी उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया है और उस वीडियो में वो वॉक करके जा रहे हैं। तो उनकी बॉडी बिल्कुल एकदम टेढ़ी है, मतलब जैसे नॉर्मल हम वॉक करते हैं ना, वो वॉक वैसे ही कर रहे हैं, पर बॉडी एकदम ऐसे है जैसे तिरछी हो रखी है, इधर की तरफ झुका हुआ है बॉडी। और उन्होंने ये मुझे बताया है कि सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर उनकी बॉडी एकदम सही हो गई है, सीधी पोस्चर में, और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लगा रही हूँ। इंस्टाग्राम के थ्रू बात हुई है मेरी उनसे और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए आप भी कि उन्होंने मुझे क्या लिखा है, ठीक है। ये प्रतिभा नाम से आईडी है इंस्टाग्राम पे। इन्होंने लिखा है, हाय मैम, इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मेरे फादर आपकी मेडिसिन कराई है, मतलब जो मेडिसिन मैंने ली थी ना, यूनानी मेडिसिन आप लोग जानते हैं, जो मैंने ली है और मैंने रिकवरी की उससे, तो वो मैंने शेयर की है और वही देख के उन्होंने अपने आप से ली है। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से ली है वो मेडिसिन। और उन्होंने लिखा है कि वो 2 मंथ से ले रहे हैं और थोड़ा बहुत हीट लेते हैं। थोड़ा बहुत हीट मतलब जो मैं सिकाई बोलती हूँ ना, मालिश और सिकाई, तो पर सिकाई वो करते हैं डेली, डेली का। और मुझे बहुत खुशी है ये बात बताने में कि आपकी बताई मेडिसिन ने मैजिक जैसा काम किया है। और टाइम तो लगा, बट मेरे फादर अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने आपकी बताई हुई मेडिसिन को डिसिप्लिन से फॉलो किया है। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि पापा अब कभी सीधा चल पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी ही टेढ़ी हो गई थी चलते हुए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि वो अब कभी सीधा चल पाएंगे ऑपरेशन के बिना, बट अब उनकी चाल सीधी हो गई है, पोस्चर ठीक है, वो अपने रोज के काम कर पा रहे हैं। आपकी मेडिसिन ने जादू सा काम किया है। देखिए मेरी मेडिसिन तो नहीं है वो, इसमें बिल्कुल कोई वो डाउट मत रखिएगा कि वो मेरी है या मेरी कंपनी है या मेरा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बता रखा है, जिन लोगों को नहीं पता है कौन सी मेडिसिन मैंने ली थी, तो वो उनके नाम मैंने शेयर किए हुए हैं। और जिसको भी लेनी है प्लीज अपने डॉक्टर से, हकीम से, जो भी आपको अवेलेबल हो यूनानी, आप उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन वो ले सकते हैं। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप देख सकते हैं जो जिनको नहीं पता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है कि ठीक है, मैं मेडिसिन तो जो मैंने बताई बताई है, सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, ये मैं क्लियरली बोल दूं। पर उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको प्रिकॉशंस उसके लिए करने पड़ते हैं इस परेशानी में आन जो भी है। और अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और वो सीधी हो गई है और वो अपने रोज के काम कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना चल पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसा फील होता है। ठीक है, एक बहुत ही डर होता है लोगों के अंदर, बहुत। मुझे कई सारे पेशेंट मुझे मैसेज कर चुके हैं अभी तक कि उनकी बॉडी पोस्चर जो है उनका टेढ़ा हो गया है, और वहां पे आके ना आदमी होपलेस हो जाता है। मैं जब सुनती हूँ ना तो मुझे भी डर लगता है। देखिए मैं मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था, आप लोग जानते हैं मेरा पोस्चर टेढ़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब किसी का सुनो कि बॉडी ही टेढ़ी हो गई है तो कितना अजीब लगता है। और वो अगर ठीक हो रही है तो बस क्या ही कह सकते हैं। बस अपना ध्यान रखिए। जिन लोगों को भी कभी अभी तक ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो ये एक उम्मीद है, ये एक, मैं कह रही हूँ कि ये शेयर करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगर वो वीडियो शेयर करने के लिए परमिशन देंगे तो मैं वीडियो भी शेयर करके दिखाऊंगी। उनका बॉडी का पोस्चर देख के मुझे डर लग रहा था।
ठीक है। और अगर वो ठीक हो सकता है तो कोई भी ठीक हो सकता है। उनको सर्जरी बोला था, अब बिना सर्जरी के अगर आप कोशिश करेंगे, जब पहले कोशिश कर लें, है ना। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि भाई हो सकता है कि एक तरह की मेडिसिन आप पे काम ना कर रही हो, ठीक है, तो दूसरी तरह की, है ना, एलोपैथिक, सबसे पहले एलोपैथिक, है ना, न्यूरो सर्जन के पास जाइए, अपनी पूरी ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा, मेडिसिन तो अपना काम तभी कर पाएंगे ना जब आप उसे करने दोगे। आप अगर ये चीज़ दिमाग में रखोगे कि मुझे चटपट एकदम से कुछ ठीक हो जाए, तो जो बॉडी का पोस्चर अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसे बॉडी को रेस्ट करने देना है, उससे इतना काम नहीं लेना है जितना आप डेली लेते आए हैं अभी तक, तो वो हील हो पाएगी। मेडिसिन आप जो भी लें, है ना, तो एलोपैथिक वरना आयुर्वेदिक वरना तो यूनानी पैथी वरना होम्योपैथिक, तो हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट काम करता ही है, आपको पता है। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी तरह की टेक्निक्स हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे बताने वाले। कोई कहेगा मैं यहाँ से ठीक हो गया हूँ, कोई कहेगा मैं वहाँ से ठीक हो गया हूँ, तो वो होते हैं, है ना। लेकिन होपलेस नहीं होना है, उम्मीदें नहीं छोड़नी है, अपने आप को मजबूती के साथ अपने आप को आगे लेके जाना है और कोशिश करना है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो वो हो जाएगा, है ना। तो मैं, जो प्रतिभा जी ने आप मैसेज किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना जो भी चीज़ें आपने शेयर की हैं अपने फादर के लिए, और बस यही कहूँगी कि जब हम ठीक होते हैं ना तो हम खुशी खुशी में एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को एकदम ये सोचेंगे कि स्विच कर दें, फिर से एकदम चकाचक एकदम भाग दौड़ शुरू कर दें, या हम एक्स्ट्रा मूवमेंट कर दें, या झुक के काम करने वाले जो काम होते हैं, या सीढ़ी चढ़ना उतरना फटाफट बहुत सारा, तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करेगी। जो जख्म है ना बहुत ही नाजुक है, हमने कोई वो सिल थोड़ा ही ना दिया है ना, तो हमने वो सिला नहीं है जख्म, तो वो अपने आप ही को हील कर रहा है ना, अपने आप ही भर रहा है। पर अगर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐसी कर जाएंगे जिससे वो जख्म फिर से खुल जाए, तो फिर वो दर्द, वो परेशानियां वापस से आ जाएंगी। और यही मूल जो जड़ है, जो काम है इसमें नहीं करना है, वो यही है कि अगर आप ये नहीं करते हो काम, अपने आप को रोक लेते हो इन कामों को करने से, तो वो जख्म जो है हील होते होते बिल्कुल हील हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को किसी परेशानी में डाल डाल दिया, दोबारा आप चल पड़े हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके सामने फिर से आ जाएगी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि दवाई छोड़ देते हैं तो फिर से हो जाएगी, दवाई छोड़ दें तो कहीं फिर से तो नहीं हो जाएगी। तो दवाइयाँ आप बेशक छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परहेज नहीं छोड़ सकते, आप लंबे टाइम तक परहेज नहीं छोड़ सकते, ताकि आपकी बॉडी हील होते होते अपने आप को बिल्कुल परमानेंटली ठीक कर सके। ये मेरा कहना है। बाकी आप डॉक्टर से मिलिए, आपको हर चीज़ डॉक्टर बताएंगे, बस आपने समझना है उसको, ठीक है। तो ये था प्रतिभा जी का एक्सपीरियंस। और इन्होंने लिखा भी है कि हाँ, उनको सर्जरी बोला था उनके फादर को, और इनका जो चाल है वो टेढ़ी, बॉडी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है ना। तो बस यही कोशिश और यही उम्मीद कि सब बेहतर हो, सब अच्छे स्वस्थ हों। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें शेयर करती हूँ क्योंकि मैं जब इस दौर से गुजर रही थी, तो आप यकीन मानिए कि मुझे दूर दूर तक कोई अपने जैसा मरीज नहीं दिख रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था मरीज, है ना। और जहाँ हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं न्यूरो सर्जन के पास गई, तो वहाँ पे तो बहुत सारे तरह के मरीज आते हैं। किसी का ब्रेन हेमरेज है, किसी का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, नसों की दिक्कत है। पर मुझे वहाँ पे भी स्लिप डिस्क के पेशेंट नहीं मिले। मुझे मिली एक अपनी जैसी पेशेंट, वो फिजियोथेरेपी में मिली थी। तो आप किसको अपना दर्द बता सकते हो, आप किससे पूछोगे कि कैसे करके तुम ठीक हो रहे हो। तो यहाँ पे जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाता है ना मेरे चैनल पे, मैं वो सब शेयर करती हूँ, ताकि जैसे मुझे कहीं कहीं से उस टाइम पे एक बाइट भी नहीं मिल रही थी ना, एक कोई कोई भी नहीं कहने वाला था कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तो किसी को कुछ तो राह मिले, है ना। तो इसीलिए सिर्फ आपने उन चीज़ों को सुनना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। यही यही मेरी कोशिश है कि जो भी डिप्रेस हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये उम्मीद बाकी रहे कि वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं नेक्स्ट जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये दीक्षा जी हैं। और इनका भी
इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया है, जिन्होंने मुझे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हाय दीदी, जो आपने मेडिसिन ली भाई, मेडिसिन मैंने खाई थी, मुझे 1 मंथ हुआ है अभी। अब मुझे 90% रिलीफ है, और दीदी जो आपने बताए थे वह मैंने सारे परहेज किए थे। देखिए, इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 1 मंथ में 90% रिलीफ है। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है ये तो। 80% रिलीफ मुझे 1 ईयर में हुआ था, और मेरी प्रॉब्लम भी बहुत थी। तो अगर किसी को 1 मंथ में 90% रिलीफ है तो बहुत अच्छा है। और पता नहीं लोग ये क्यों बोलते हैं कि सिर्फ मेडिसिन, ये मेडिसिन से नहीं होता है। अगर ये सिर्फ मेडिसिन का की बात नहीं है, वही अच्छी बात है कि आपके शरीर को कोई चीज़ सूट कर जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ मेडिसिन अकेली एक काम नहीं करती है। मेडिसिन प्लस उसके साथ परहेज, और परहेज में फिजिकल परहेज और खाने का परहेज भी, और मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ, जिस भी ऑयल से आप कर सकते हो। लेकिन बेस्ट जो है वो है कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल, जो मैंने यूज़ किया है और मैंने उसका इफेक्ट देखा है, इसीलिए मैं वो बोलती हूँ कि उसको इस्तेमाल करो। और उसे मालिश को करने की टेक्निक, कि नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले जाओ, पर ऊपर से नीचे नहीं लाना है, ये टेक्निक है जो मुझे रिलीफ जिससे मिलता था। तो मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ, और इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं हो। बस आप जब करेंगे तो आपको रिलीफ आएगा, तो फिर उसे कंटिन्यू आप कर सकते हो। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। काश आपकी वीडियो पहले देख ली होती तो मेरा ऑपरेशन नहीं होता। ओ माय गॉड, अच्छा इनका ऑपरेशन हो चुका है, इनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ये ठीक भी हुई हैं शायद। इन्होंने लिखा है, दी डॉक्टर ने दोबारा भी ऑपरेशन ही बोला था, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और यूनानी दवाई ले ली, यूनानी दवाई ले दी, आपकी वजह से मैं 2 बार ठीक हुई हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपकी वजह से बहुत से लोग ठीक हुए हैं, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। आह, दुआओं के लिए शुक्रिया। बस लंबी उम्र की जगह स्वस्थ जिंदगी दे, स्वस्थ, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं है। लंबी उम्र जी के क्या करना है अगर हम तकलीफ़ों में घिरे हैं। बस आपको और आपके बच्चों को थैंक यू। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं अब इसके आगे क्या कहूँ। कि इन्होंने लिखा है कि इनको ऑपरेशन हो चुका था, फिर दर्द हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ के लिए बोला गया दोबारा, और अभी ये 1 मंथ में इन्होंने रिकवर किया है। बस अपना प्रिकॉशंस मत छोड़िएगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप अगर ठीक हो गए हैं इस तकलीफ में, जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर गलती करते हैं तो ये दोबारा से हो जाती है। गलती ना भी करें, अगर आपको झटका लग गया, या आपने बहुत लंबा टाइम खड़े होके कोई काम किया, या मतलब कुछ भी ऐसा किया जिससे आपकी प्रॉब्लम वापस आ सकती है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि वापस आ सकती है, तो उसमें अगर आपको लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम ठीक होने के बाद झुकने का काम बंद करके, या हैवी वजन उठाना बंद करके, या झटके से अगर अपने आप को बचा के आप इससे हमेशा के लिए बचे रह सकते हो, तो क्यों ना हम ये परहेज को कंटिन्यू करें, है ना। बाकी हर किसी की लाइफ अलग है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो मे बी कोई वजन भी उठा रहा है ठीक होने के बाद, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। तो अपनी बॉडी को समझ के ही वो काम करना है। और मैं दीक्षा जी के लिए ये कहूँगी कि मैं नहीं जानती कि मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बैठ के ये वीडियोस बना देती हूँ, बस बना देती हूँ, और ठीक है, मुझसे लोग पूछते हैं, इतनी उम्मीद से पूछते हैं, तो मैं वो सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। पर ये काम कर रहा है दूसरों के लिए, इससे बेहतर और क्या ही होगा। मैं क्या कहूँ कि क्या चीज़ है ये, क्या। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ठीक है, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दूसरों की हेल्प करिए, किसी के लिए अच्छा करिए, अच्छा करिए, अच्छा करके जो खुशी मिलती है ना, वो सबसे बेस्ट है, और कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं बस मैंने अपनी चीज़ें शेयर की हैं, और मैंने क्या क्या किया है ना, और उससे अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही है, तो मतलब आपको क्या कहूँ, आप समझ रहे होगे कि उसकी वजह से चलो कुछ सुकून मुझे महसूस होता है कि
कुछ किया मैंने, थोड़ा सा ही सही, लेकिन किसी के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो दीक्षा जी अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आगे दोबारा ये प्रॉब्लम फिर से ना आए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऑपरेशन करा चुके हैं और दूसरी बार फिर सर्जरी बोला गया है, तो उससे बचना है। तो बिल्कुल अपने प्रिकॉशंस पे काम कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है। मैं ये मान के चलती हूँ कि खुद को दर्द में झोंकना भी हमारे हाथ में है और खुद को उससे बचा के रखना, खुद को हिम्मत बंधा के रखना अपने हाथ में है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कह दूँ कि कोई दूसरा आपके दर्द को नहीं समझेगा अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है। मतलब अगर मैं ये सिचुएशन में थी तो मेरी बात आप समझ सकते हो, क्योंकि आप इस दर्द और इस तकलीफ में हैं। लेकिन कोई तीसरा जो बिल्कुल फिट है वो इस तकलीफ के बारे में सोच भी नहीं सकता है कि अगर हम आधे पौन घंटे खड़े हैं तो हम 1 घंटे अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारे पैरों पे कितना क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये हम जानते हैं। तो हमें रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें काम करना है लेकिन रेस्ट भी करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये दीक्षा जी थी। अब मैं जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अभी मैंने पिछली वीडियो में अपनी उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था और उसमें कुछ चीज़ें शायद रह गई थी, तो मैं उन्होंने मुझे पूरा लिख के भेजा है, तो मैं वो आपके लिए ज़रूर शेयर कर रही हूँ। ये यूट्यूब पे ही उन्होंने शेयर किया है और मैंने वीडियो के नीचे उसे पिन भी किया है, कोई जाकर देखना चाहे तो देख सकता है। इन्होंने लिखा है, दीदी जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, ये मेरा ही कमेंट है। 5 साल भटकने के बाद 10 दिन में कमर दर्द में 100 में से 100% ठीक है। मैंने हड्डियों में भी इंजेक्शन लगवाए हैं, नस फ्री दवाई, पट्टी भी करवाई। पट्टियाँ जो होती है ना, लोग पट्टी करते हैं, कोई कोई पहलवान होते हैं या कोई हकीम भी होते हैं वो करते हैं, वो भी इन्होंने कराया था। कुछ रिलीफ नहीं मिला। 5 सालों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हम। राजस्थान राजस्थान पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, कहाँ कहाँ भटके हैं और थक गए, है ना, हम थक गए। कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब 10 दिन से मैं झुकने वाली एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ और दी की बताई हुई यूनानी मेडिसिन खा रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि दी की बताई हुई यूनानी मेडिसिन खा रही हूँ तो मुझे आराम है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। और मैं ये चीज़, मुझे पता है कि जब जो कर रहा है वो वही बताएगा। और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और मैंने जो किया है वो मैंने बताया है, और उससे अगर कोई ठीक होता है तो वो एक्सपीरियंस भी मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। चाहे वो कोई किसी भी चीज़ से ठीक हुआ वो भी करती हूँ, आप लोग जानते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूं कि कोई किसी तरह का डाउट मत रखिए। आपको जो भी मेडिसिन लेनी हो अपने डॉक्टर से, हकीम से कंसल्ट करके आप मेडिसिन कंटिन्यू करें और साथ में प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं, जो डॉक्टर बताते हैं, बिल्कुल अच्छे से करें। मसाज और सिकाई जो मैंने की है वो मैंने बता रखी है, घर के काम भी मैंने किए हैं और मैंने वो किस तरह से मैनेज किए वो सब कुछ मैंने बताया है। वीडियोस के लिंक आपको, मेरे प्लेलिस्ट है स्लिप डिस्क रिलेटेड, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप देखिए, उस चीज़ को फॉलो करिए। बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ठीक है उनमें से कुछ तो मिलेंगे, तो आप देखिए और उन चीज़ों को करके देखिए, है ना, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ वो कुछ काम करता भी है कि नहीं। तो ये थे 3 आज के बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंसेस और मुझे बहुत खुशी है कि लोग अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, दर्द से बाहर आ रहे हैं और अमेजिंग अमेजिंग से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और दूसरों को हिम्मत देने में भी उनका उनका भी पूरा पूरा योगदान है, क्योंकि जो खुद को ठीक कर रहा है ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके वो दूसरों को मोटिवेट तो 100% कर रहा है कि हाँ भाई आप भी कर सकते हो, है ना। और अब मैं लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए ज़रूर। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है और कोई नहीं जानता है इस तकलीफ से रिलेटेड, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। ये सवाल गजाला गजाला जी का है, मतलब गजाला जी का है, और इन्होंने पूछा है कि आपके घर के काम में उकड़ू यानी चेयर से नीचे बैठने वाला काम करने से टेल बोन पेन चला जाता है फिर आ जाता है, क्यों होता है? नहीं 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 नहीं,
देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देख रही हैं ना, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, चेयर से नीचे उकड़ू बैठना इस प्रॉब्लम को बिल्कुल बढ़ाएगा। भले ही आपको उस टाइम टेलबोन में बड़ा अच्छा लग रहा हो, अगर आपको टेलबोन पेन है, लेकिन आप अपने आप की मदद नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इस प्रॉब्लम में आगे और झोंक रहे हो। तो गलती मत करिए। बैठना है तो सिर्फ चेयर पे बैठना है, पीठ एकदम टिकी होनी चाहिए और आपकी बॉडी यहाँ से, आपके पैर लटके होने चाहिए। चेयर वाली पोजीशन पे ही आप बैठोगे। उससे नीचे अगर आप बैठ रहे हो तो आप ठीक नहीं कर सकते खुद को, क्योंकि ये बॉडी है हमारी और यहाँ पे लंबर है। जब आप बैठते हो उकड़ो तो ये पूरा यहाँ से मुड़ के ऐसे आ जाता है, मतलब ये बॉडी ऐसे करके मुड़ जाती है, ऐसे यूं में। तो वो जो डिस्क है, जिस जगह पे लंबर है, वो लंबर एकदम राउंड करके ऐसे दब जाती है, तो वो डिस्क जो है वो बाहर की तरफ आएगी। फिर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो वहां पे सूजन आएगी, आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक होंगी, और वो ब्लॉक होंगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अपनी तरफ से अपने नियम मत बनाइए, अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आपको ये चीज़ आपको लगता है कि मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, तो अपने डॉक्टर से बात करिए। वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको कितना बैठना है। आप उकड़ू पटरी में बैठना नहीं बैठ सकते, आप नहीं बैठ सकते। अगर आपको ठीक होना है, मत करिए ऐसा। फिर आप कहोगे ना कि मुझे वहां तो आराम मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, मेरे पैरों में जान नहीं है, वीकनेस आ रही है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम फिर आती है ना, और सुनपन आ जाता है। तो मेरा काम है आपको रोकना उस चीज़ से, पर करना आप ही को पड़ेगा। आप जानते हो कि जो लोग भी ठीक हो रहे होते हैं, या जिनका लंबे टाइम से प्रॉब्लम था और अब वो ठीक हो रहे हैं, तो वो कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन कामों से बच रहे हैं जो मैं बोलती हूँ कि ये मत करिए, है ना। तो आप ये गलती मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। अगला सवाल ये पुतुल कुमारी जी का है, और इन्होंने पूछा है कि मुझे 2 साल से L4 L5 S1 स्लिप डिस्क है। पहले दोनों पैर में भी बहुत दर्द होता था, बट अभी ठीक हूँ, सिर्फ कमर में दर्द होता है। और मेरी एज 32 ईयर है। क्या मैं बेबी प्लान कर सकती हूँ? कोई दिक्कत आएगी? तो 2 साल से आपको प्रॉब्लम है, और L4 L5 वाली प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा रिस्की वाली सिचुएशन होती है। और इन्होंने कहा है कि दोनों पैर में दर्द था, वो नहीं है, लेकिन कमर में दर्द है। तो बेबी प्लान करने के लिए मैं एक सलाह दूंगी, और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही यहाँ पे आपको सलाह दे रही हूँ कि जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, बेबी प्लान ना करें। उसकी वजह भी बता देती हूँ कि जब हमें एक स्टेज में हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बर्दाश्त के काबिल सिचुएशन है, चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लेडीज़ के साथ प्रेगनेंसी के साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, या फिर कई सारी सिकनेस आती है ना। लेकिन जब वॉमिट आती है तो उस टाइम पे बॉडी एकदम से नीचे झुकती है, उसमें इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपको दर्द जो आपका अभी तक एक ही उसमें चल रहा है स्टेज में, वो दर्द अगर इंक्रीज हो गया, तो आप कोई मेडिसिन निगल नहीं पाओगे, आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा, ठीक है। और जब आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो दर्द और वो परेशानी वो आप झेल नहीं पाओगे। उस सिचुएशन में फिर आप उस दिशा में जाओगे जहाँ की नहीं जाना चाहिए, यानी अबॉर्शन के लिए, है ना। तो आप उस सिचुएशन में ना फंसे, इसलिए आप पहले खुद को पूरी तरीके से रिकवर करिए, उसके बाद आप बेबी प्लान करिए। और फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं नहीं, ये ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप पहले गायनोकोलॉजिस्ट को मिलिए, किसी अच्छी गायनी को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, अपनी सिचुएशन पूरी खोल के बताइए उनको कि मैं इस कंडीशन में हूँ, और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह उन्हें दिखाइए। फिर वो अगर आपको सजेस्ट करती हैं तो उनके सजेशन के थ्रू आप चलिए। बाकी मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको अभी मना ही करूँगी। आप अपने डॉक्टर से बात करके, अगर उन वो कॉन्फिडेंस में है आप कर सकते हो बेबी प्लान, तो फिर आप करिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये सुशीला कुशवाहा जी का है, और इन्होंने मुझे पूछा है कि
पहले मुझे आराम थोड़ा था, मेरे पार्टनर बार बार कहते हैं कि कब ठीक हो रही हैं, अब मेरा दर्द हो रहा है, मेरा घर के मेंबर कहते हैं कि कमर अकड़ जाएगा तो क्या होगा, अब आप बताएं मैं क्या करूं, मैं परेशान रहती हूं, मेरा परिवार समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं देवरिया से हूं और 65 वर्ष की हूँ। नहीं नहीं नहीं, 65 वर्ष की तो नहीं हो सकते आप, पेस्ट लिखा है आपने। चलिए खैर, मैं नस वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, सारा घर का सारा काम मुझे ही करना है। ठीक है जी सुशीला जी, आप नस वाले डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको न्यूरो सर्जन को दिखाना है। ठीक है, न्यूरो सर्जन को दिखाना है और आपकी जो पार्टनर हैं उनको डॉक्टर के पास बिठाइए और उनको डॉक्टर को बोलिए कि सर ये समझ नहीं रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है और इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, वो डॉक्टर को बोलिए कि इनको बताएं, मतलब अपने पार्टनर को, है ना। तो डॉक्टर जब बोलेंगे तो वो यकीनन आपकी सिचुएशन समझ पाएंगे। बाकी आप मेरे चैनल के नीचे जितने भी कमेंट होते हैं ना, जो प्रॉब्लम में हैं, जिनको बहुत बहुत साल भी हो गए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम आप उनको बोलिए कि एक बार पढ़ लें, लोगों की सिचुएशन पढ़ेंगे तो उन्हें शायद आपकी सिचुएशन समझ आ जाए। बाकी आप डॉक्टर से मिलवाइए, उन्हें अपनी स्थिति का पूरा डॉक्टर को बताइए। परहेज जो मैंने बताती हूँ ना, छोटी से छोटी चीज़, देखिए घर के काम तो मैंने भी किए हैं लेकिन हेल्प तो जरूर चाहिए। फैमिली मेंबर अगर आपको हेल्प नहीं करेंगे ना, और वो चाहेंगे कि जैसे आप अभी तक के सारे काम अपने करते आए हैं वैसे ही सुबह से रात तक आप उतनी ही तेजी से सारे घर के काम निपटाएं, तो ऐसे में आप बिस्तर पे आ जाएंगे ना, तो फिर वो काम कौन करेगा। इसीलिए डॉक्टर से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए अच्छे से, और अपने मसाज और सिकाई अगर आप कर सकते हो तो वो करिए, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं तो फिजियोथेरेपी, और रेस्ट की इसमें बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, 15-20 मिनट के अंदर अंदर काम करिए जो कर सकते हैं, खड़े खड़े, और फिर लेट जाइए। झुकना, वजन उठाना, आगे झुकना ये बिल्कुल बंद है, और कुर्सी से नीचे आप बैठ नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो मत बैठिएगा वरना प्रॉब्लम आपकी क्योर की ही नहीं हो पाएगी, है ना। सीढ़ियाँ अवॉइड करनी पड़ेंगी। टू व्हीलर का इस्तेमाल कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, टू व्हीलर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद है, वो नहीं करना है। तो ये जब चीज़ें आप करना बंद करोगे जो मैंने मना किया है, और आपके जो काम को आप इस तरीके से करोगे कि 15-20 मिनट से ज़्यादा अपनी बॉडी का वजन अपनी डिस्क पे नहीं आने देना है, उसके तुरंत बाद आपको लेटना है, आराम करना है, और फिर आप खड़े होके 10-15 मिनट के बाद फिर आप थोड़ा सा काम करिए। फिर इस तरीके से आप कर सकते हो तो करिए। खड़े खड़े झाड़ू लगाइए, खड़े खड़े पोछा लगाइए, और खड़े खड़े बर्तन धोइए, अपना नाश्ता वाश्ता जो भी बना सकते हैं, जितनी देर तक आप, मतलब जितनी देर नहीं, 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा मत करिए। और अपनी पूरी मेडिसिन लीजिए जो भी आपको शूट करती है, प्लस अपने मसाज और सिकाई आप दिन में को 3 बार नहीं कर सकते, 2 बार तो जरूर करिए, तो फिर आपको इसमें आराम मिलेगा। अभी घर की फैमिली मेंबर्स की बात जब आती है तो आप ये मत सोचिए कि ये आपके साथ हो रहा है, आप बिलीव मी, आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ हो रहा है, ये हर उस पेशेंट की कहानी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल देती हूँ कि बेटियों को, अगर बेटियाँ मायके में हैं तो फिर भी माँ बाप समझ जाएंगे दर्द को, पर जहाँ तक ससुराल की बात आती है तो सबकी सेम सिचुएशन होती है, कोई नहीं समझता है भाई, किसी की प्रॉब्लम नहीं समझता है, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम जो बाहर से दिख ही नहीं रही है। आपको कोई फीवर नहीं आ रहा है, आपको दर्द ही है ना, आपको हो रहा है, आपको पता चल रहा है वो दर्द, किसी और को क्या पता चल रहा है। हाँ, अगर बॉडी टेढ़ी हो गई तब तो दिखाई देगा चलता हुआ बंदा की टेढ़ी हो रही, लेकिन उस पेशेंट का क्या कि जब वो खड़े होके चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि वो गिर जाएगा, पर दूसरे बंदे को तो ठीक ठाक दिख रहा है, बात सारी यहीं आती है। तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर मत जाइए, आप जो समझा सकते समझाइए, रोने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, लेकिन अगर कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बहुत नेगेटिव है, तो उससे दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। अपने पार्टनर को समझाना बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर अगर समझ गए तो बाकी की सिचुएशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बस यही कह सकती हूँ आपको कि आप कोशिश करिए, बाकी की चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो तो आपने अभी से करनी है, किसी के लिए भी मत झुकिए, किसी का कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी अपनी बॉडी से को ठीक करने से ज़्यादा। ठीक है,
आप ठीक नहीं हो तो यकीन मानिए कि कोई आपके पास बैठेगा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं, आप अकेले पड़े रहोगे कमरे के अंदर। तो आप अपने आप को ठीक करिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अपने जो ठीक करने के लिए खुद को जो आप कर सकते हो वो ज़रूर करिए। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप घर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपने डॉक्टर से मिलिए अच्छे से, अपने न्यूरो सर्जन को बताइए, अपने पति को भी लेके जाइए कि सुन लो क्या चीज़ है ये, क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो उनको बताइए, और बाकी की चीज़ें आप ही को देखनी है। आपने एक बार भी नहीं झुकना है, एक बार भी वज़न नहीं उठाना है, एक बार भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल करना है। नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठना है। इंडियन टॉयलेट यूज़ करनी है तो ऊंची, थोड़ी ऊंची एड़ी की हील पहन के जाइए, ठीक है। और मुँह हाथ धोते वक्त आपने एक हाथ से दीवार का सहारा ज़रूर लीजिए, और डबल सपोर्ट की बेल्ट खड़े होते ही लगानी है। बिस्तर रुई का गद्दा रखिए। जब सीधा लेटते हैं तो तकिया मत लगाइए, वरना सर्वाइकल पेन आ जाएगा गर्दन का। और जब करवट लेते हैं तो तकिया लगा सकते हैं। जब उठते हैं बिस्तर से तो लेफ्ट साइड करवट लेके दोनों हाथों को टिका के वज़न हाथों पे डाल के उठना है, और आराम से उठना है, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ जल्दी नहीं, है ना। बाकी की चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल रखिए, उसी में बैठ के नहाइए, ना उससे छोटा पटरा ना उससे बड़ा जिसमें आपको झुकना पड़े बाल्टी से पानी लेने के लिए, वो अवॉइड करिए। 1 फीट के स्टूल में बैठ के नहाइए, और मेरे ख्याल से हो गया, है ना। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपको करनी है। अपनी मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, उसमें कोई ये नहीं बीच में कि छोड़ दिया, जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते हैं तो मेडिसिन मत छोड़िए। करके देखिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे से इंस्टाग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी। अगला सवाल ये रीना रॉय जी का है, और इन्होंने कहा है कि दर्द कब जाएगा, दर्द कब जाएगा। 3-4 दिन ऐसा लगता है कि 70% आराम है, फिर अचानक एक दिन कुछ ना करते हुए भी ऐसा लगता है 10% भी आराम नहीं है, क्या करें। क्या आपने फिजियोथेरेपी या फिर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करवाया था। नहीं, मैंने बहुत स्टार्टिंग में कराया था, और मैंने बताया कि मुझे उस वक्त रिलीफ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। कायरोप्रैक्टिक नहीं, मैंने फिजियोथेरेपी कराया था। और क्या यूनानी मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी खा सकते हैं, ये आप अपने डॉक्टर से पूछिए। मैं कभी भी सलाह नहीं देती हूँ कि आप एक टाइम पे 2 तरह की ट्रीटमेंट लो, एक टाइम पे एक ही तरह का ट्रीटमेंट लो, ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहो कि आप जो कर रहे हो वो सही चल रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। दर्द हमेशा बिना कुछ करे नहीं बढ़ेगा। जब भी आपकी बॉडी का मूवमेंट ऐसा होगा कि आपकी बॉडी उस पोस्चर में जाएगी जहाँ पे डिस्क दबेगी, तभी आपको दर्द बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई साइंस नहीं है इसमें कि दर्द क्यों बढ़ रहा है आपका। जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरा यकीन मानिए कि एक बिस्तर है, जैसे हम लोग मेहमानदारी में चले जाते हैं, ठीक है, किसी के यहाँ चले गए हम, तो हमारा जो अपना बिस्तर है वो बिस्तर वहाँ नहीं है, हम जो उनके बिस्तर है उसमें सोएंगे। किसी का बिस्तर ऐसा हो जाता है, उनका उनका पोस्चर के अकॉर्डिंग वो ढल जाता है बिस्तर, है ना। कहीं से ऊपर नीचे हो जाता है। जो पुराने गद्दे होते हैं वो अपनी वैसे तो नहीं रहेंगे, रुई के गद्दे हर किसी के यहाँ नहीं होते, ठीक है, डल्लफ के वैसे गद्दे रहते हैं, तो वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो जहाँ पे थोड़ा भी ऊंचा नीचा होगा या टेढ़ा मेढ़ा हो गया बॉडी, तो पेन महसूस होगा, आपको दर्द महसूस होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन में ही रखना ज़रूरी है। उससे बाहर अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा तिरछापन अगर सोने से ही हो गया ना, सोते हुए ही अगर बॉडी तिरछी मिर्ची हो गई है या ऊपर नीचे हो गया, तकिया ऊंचा हो गया है, तो दर्द हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। और फिर आपने पूछा है जब आराम, अच्छा, यूनानी मेडिसिन से आराम है, फिर दर्द जब होता है तो होम्योपैथिक खाने से आराम लगता है, तो समझ नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन खाते रहें। ऐसे कंफ्यूज मत होइए, किसी भी मेडिसिन को एक तो प्रॉपर किसी की गाइडेंस में ही लेना ठीक है, आप खुद से मत लीजिए। और अ, अपने डॉक्टर या हकीम जो भी जिनसे आप कंसल्ट करके ले रहे हो, तो उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और एक ही ट्रीटमेंट को कम से कम 2 महीने स्टिकली बिल्कुल फॉलो करिए, और प्रिकॉशंस एक बार भी नहीं छोड़ना है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रही हैं इस वक्त, तो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है कि आप ब्रश करते वक्त
जब आप थोड़ा सा झुक रहे हैं ना, बिल्कुल उस वक्त एक हाथ से दीवार का सहारा लें। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये इतना बड़ा एफर्ट लाता है आपकी बॉडी पोस्चर को ठीक रखने में, आपके जख्म को हील होने में। तो ये फैक्ट है। अगर आपने नहीं किया है तो वो करिए, उन चीज़ों को करिए। अपनी तरफ से कोई भी रूल मत बनाइए कि चलो एक बार कर लूँ कुछ नहीं होगा, या मैं थोड़ा सा झुक के ये चादर ही तो ठीक करनी है, चादर ठीक करने में क्या हो जाएगा, एक सेकंड के लिए तो झुकना पड़ता है। तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों पे। एक चीज़ मैं और भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पर डे पता नहीं कितने लोग से बात हो जाती है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए अपनी वीडियो में, तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ आप लोग ना करें, है ना। तो जैसे मैं बताती हूँ, खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज के फल, है ना, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। खटाई बिल्कुल अवॉइड करनी है ना। तो अ, उसमें राजमा, छोले और उड़द की दाल ही मना है। उड़द की दाल मुझे जो हकीम साहब थे उन्होंने ही बिल्कुल मना किया था। उन्होंने कहा था ये जहर है उड़द की दाल, तो मैंने वो बिल्कुल स्टॉप कर दी। उससे पहले मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, उड़द की दाल, जो काली दाल जिसको बोलते हैं हम। लेकिन वो दाल एसिडिटी बहुत करती है, और एसिडिटी से ही ये प्रॉब्लम की जो जड़ है वो जुड़ी हुई है। तो उड़द की दाल नहीं खानी है। अब तो दाल बना के नहीं खा रहे, पर हम खिचड़ी बना के खा लेते हैं। तो अगर खिचड़ी बना के आप खा रहे हो ना उड़द की दाल की, तो प्लीज़ बंद करो। एक तो चावल खा रहे हो जो कि नहीं खाना है, और ऊपर से उड़द की दाल भी डाल दी है उसमें, तो वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। वो बंद करिएगा। अगर आप लोग अभी तक कर रहे थे जो वो मत करिए। किसी का मन है ना तो दलिए में मूंग दाल डालिए, और वो दलिया जो है ना वो बेहतरीन खिचड़ी बन जाता है। उसमें थोड़ी वेजिटेबल भी डाल के खा लो। लेकिन वो उड़द दाल बिल्कुल बंद है, और राजमा छोले भी, जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते हो, ठीक है। आपने पूछा है क्या हम दोनों मेडिसिन साथ में ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। मैंने इसका आंसर दे दिया है कि एक टाइम पे एक ही तरह की मेडिसिन आप लेनी है, और एक ही तरह का ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। कब तक ठीक होंगे? एक दिन आराम है, दूसरे दिन नहीं, क्या करें? बिल्कुल आप जो चीज़ आप छोड़ रहे हो, जो चीज़ आपसे मिस हो रही है, वो आपका प्रिकॉशंस है। और आपका जो बेसब्रापन है वो भी इसका कारण हो सकता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोल दूँ, बेसब्रापन मतलब मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ करना है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में आप जितना आराम से कामली आप चलोगे, उतना आपको रिकवर होता जाएगा। बाकी मैं अपने तौर पे जो बता सकती हूँ मैंने बताया है। कुछ अगर रह जाता है तो मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। मैं आपकी डेली रूटीन आपसे पूछूंगी। आपको जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो वो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ। आपने उसको सुधारना है नहीं सुधारना है वो आपके हाथ में है। आपको उससे आराम मिलेगा तो आप ज़रूर करके उसे कंप्लीट अपने आप को रिलीफ तक लेके जा सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है रीना जी। अगला सवाल ये राजी चेतल का है। इन्होंने लिखा है कि मुझे भी सेम आपके जैसे ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अब 2 साल से मेडिसिन चल रही है, काफ़ी आराम है, पर मुझे प्लीज़ बता दो कि कॉन्स्टिपेशन का इससे क्या है। जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो लेग में अलग अलग तरह की पेन होती है, और किसी भी डॉक्टर तक को समझ नहीं आता कि पेट साफ का क्या लिंक है सियाटिका पेन से। ठीक है जी राजी जी, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। ये प्रॉब्लम जो ये सियाटिका है या स्लिप डिस्क है या सर्वाइकल है, इनकी जड़ होती है वात पे, ठीक है। वात कहते हैं वायु यानी गैस, और गैस बनती है पहले पेट में, एसिडिटी बनती है। पेट की एसिडिटी ब्लड में जाती है, ब्लड के थ्रू ही ये पूरी बॉडी में जाती है ना। अब ये बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ें नहीं हैं कि आप इस पे इतना ज़्यादा फोकस करो, लेकिन आपको पेट साफ रखने पे पहले अमल करना है। कॉन्स्टिपेशन किसी किसी पेशेंट को, स्लिप डिस्क वाले पेशेंट को इतना तगड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है। मेरी जो पुरानी वीडियोस है ना उसमें मैंने शेयर किया है, लोगों को बताया है कि आपका अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो, बल्कि लोगों ने जिनको होता था उन्होंने जैसे उस चीज़ को टैकल किया है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो उसी के बेस पे मैं बता देती हूँ कि
कॉन्स्टिपेशन ऑफ कोर्स जब लंबर में नसदबी है तो लंबर से नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सब इन्फेक्टेड होते हैं उस चीज़ से, है ना, अफेक्टेड होते हैं, इन्फेक्टेड नहीं अफेक्टेड होते हैं, उन पे असर आता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है स्लिप डिस्क वाली तकलीफ में। तो उसके लिए पेट साफ करने के लिए आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप ले सकते हो। आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हो, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसके लिए ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह कि आप डेली एक चूरन ले लो जिससे पेट साफ हो जाए, है ना। रात को खाना खाने के बाद आप गर्म निवाए पानी से कोई चूरन ले लो, पेट साफ होना चाहिए क्लियरली। कुछ एक क्या होता है वो इसब घोल की भूसी लेते हैं, इसब घोल की भूसी वो ले सकते हैं, है ना, निवाए पानी के साथ, उससे पेट क्लीन हो सकता है। और फिर एक मैंने चूरन बता रखा है, मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा, अगर कोई देखना चाहे तो। वो टिप्स एंड ट्रिक वाली उसमें प्लेलिस्ट में है। तो अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो मैं वहाँ तो उनको सीधा लिंक भेज देती हूँ। बाकी आप जाके चेक कर सकते हो, एक मैंने चूरन बता रखा है बनाने के लिए, आप वो ले सकते हो। या फिर अगर आपको हार्डली बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है पेट, तो फिर आपने रात को निवाए दूध के साथ, मतलब हल्का सा गर्म दूध, उसके साथ आपने जो कैस्टर ऑयल होता है ना, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, तो उसका 1 चम्मच उसमें डाल लो, उसे मिक्स करो और वो खाना खाने के बाद सोने से पहले वो आप पी के सो जाओ। तो ये आपका नेचुरली आपका पेट साफ करेगा। और जब तक मतलब अच्छे से पेट क्लीन ना हो जाए आप ले ले सकते हो उसे। और फिर आप जब आपको सब ठीक लगने लगे तो आप उसको स्टॉप कर दो। तो ये आप कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन का इसका सीधा सीधा रिलेशन इसलिए भी मैं समझती हूँ है कि बहुत सारे पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि उनको स्लिप डिस्क है लेकिन कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा है कि इतना हार्ड हो जाता है कि उसकी वजह से फिर पेन बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब भी हम मसल्स के ऊपर प्रेशर आएगा ना, तो वहाँ के जो लंबर वाले एरिया का जो भी जितना भी एरिया है वो सब की सब में वहाँ पे आपको पेन बढ़ा हुआ एकदम से इंक्रीज हुआ हुआ महसूस देगा। इसीलिए पेट आसानी से साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा ताकत झोंकनी ना पड़े, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये सीधा आपके कमर पे आपको प्रॉब्लम देगा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता पाई हूँ, इसीलिए कंफ्यूज मत होइए कि ये आप ही के साथ हो रहा है। आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और अगर आपको देखना हो तो पीछे की जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें आपको मिल जाएंगे पेशेंट बताते हुए कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपने करना है, आई होप कि आपको ये हेल्प कर पाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये अनुष्का जी का है और इन्होंने कहा है कि मेरी भी रीढ़ की बोन में के सेंटर में और नीचे भी दर्द होता है। डॉक्टर्स ने L4 L5 की प्रॉब्लम कहा है, परहेज भी कर रही हूँ, 1 साल हो गया, कोई सॉल्यूशन बताइए। तो अनुष्का जी जो भी सॉल्यूशन मैंने बताया है अभी तक सारे परहेज आपने करने हैं। मसाज का तेल बना के उसकी मसाज सिकाई आप कर सकते हो। न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ न्यूरोसर्जन से मिलिए सबसे पहले और ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट करिए। अपनी MRI कराइए ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्या है। किसी ने अगर ऐसे ही बता दिया है आपको कि L4 L5 की प्रॉब्लम है तो वो नहीं चलेगा। अपने न्यूरोसर्जन से मिलिए, उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम की जांच करवाइए, ठीक है। और प्रिकॉशंस अभी से लेने हैं, तो उसमें डाउट भी हो तब भी परहेज लेने हैं। मतलब आगे झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना, सीढ़ियाँ और टू व्हीलर बिल्कुल अभी बंद कर दीजिए, झटके से खुद को बचाइए, है ना। और बाकी अपने पूरे ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। मालिश और सिकाई वो आपको करेंगे, आपको बेनिफिट ही होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं है, तो वो अभी आप अभी से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आपको क्लियरली आप पता होनी चाहिए तभी आप उसका ट्रीटमेंट लो। वजह भी बता देती हूँ, TB भी हो सकता है, अंदर सिस्ट भी हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी की अच्छे से जांच होनी ज़रूरी है। तो वो आपको न्यूरोसर्जन के पास जाके ही आपका क्लियरली आपको पता चलेगा, ठीक है जी। और बाकी सारे सॉल्यूशन तो मैंने बताए हैं। बाकी की चीज़ें अगर कुछ रहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद यही करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आपको काम आए और सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, सब अच्छे अच्छे कमेंट्स शेयर करके जाएं, अपनी अपनी अच्छी खबर शेयर करके जाएं, यही दुआ है। और सब स्वस्थ रहें, मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में। और
सबके लिए दुआ करिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।